नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। यह दौर कोविड का है, लेकिन कोविड के बीच में सामान्य तौर पर भी जब हम जिंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इतनी भागम भाग है कि समझ नहीं आता। कई दफा तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जब हम खुद तय नहीं कर पाते कि हम आगे क्या करें। लेकिन जब आगे बढ़ना है, जीवन जीना है, तो क्यों ना खुशी खुशी जीवन को जिया जाए। तो आज इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। जीना इसी का नाम है। मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा, समाज सेवी है, लगातार लोगों के बीच में काम करते रहे और कई ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जब सामने लोग अपनी चिंता लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी है, समाज सेवी भी है और जीवन को समझते भी बहुत अच्छे से हैं। तो हमारा प्रयास भी यही होगा कि आप जब जीवन में परेशान हैं, आप जब जीवन में किसी ऐसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसको आप तय नहीं कर पा रहे, तो इन्हीं सवालों को लेकर आज जुड़ते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी तो खैर कोविड का दौर चल रहा है, कोविड से जैसे तैसे हम दूसरी लहर से बाहर आए हैं, लेकिन कई लोगों को हमने देखा जीवन में परेशान होते हैं। कई लोगों को इस बार ऐसा भी देखा कि जब लोग समझ ही नहीं पाए कि जीवन में करना क्या चाहिए, आखिर जीवन है क्या। मनोज जी, जीना इसी का नाम है, आपका ये प्रोग्राम है और मैं अपने दर्शकों को भी एक बेहतर जीवन जीने के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना करूंगा। और विशेष रूप से जब इस महामारी से हमारा ये दूसरा जो है हमारा साक्षात्कार हुआ है, पिछले लगभग 2 महीने जो है हमारे जिस तरीके से निकले हैं, ये बहुत ही अप्रत्याशित थे और बिल्कुल भी पता ही नहीं था इसके बारे में। जैसे ये सुनामी जैसे आई है और लोग जैसे अगर हम सुनामी की बात करते हैं तो बीच में जो लोग जो हैं अपनी छुट्टियां मनाने गए हुए हैं और अचानक से वो सुनामी के पानी के पहाड़ को देखते हुए कौतूहलवश देख रहे हैं उस तरफ और उनको नहीं पता कि यही उनका काल बन जाएगा। और इसी तरीके से ये पूरे विश्व के सामने जी, जब पिछले साल ये कोविड की जो बीमारी है, इसका जब सामना करना पड़ा, उस वक्त किसी को भी ज्ञान नहीं था इसका, क्योंकि इसके पहले इतिहास में कभी भी इस तरह का कोई वायरस आया नहीं था। तो सबके लिए, चाहे वो विकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, सबके लिए एक प्रकार से एक नई चुनौती थी और सबने उसको अपने अपने अनुसार झेला उसको। उस वक्त हम थोड़ा सा इसलिए विशेष किस्मत कहें रहे, क्योंकि जो पहला जो स्ट्रेन था पिछले साल का वायरस का, इसने बुजुर्गों पे ज़्यादा हमला किया, ये हम सब जानते हैं। और अब अपने अनुभव से भी कह सकते हैं कि जो पिछले साल की जो पहली जो लहर थी, उसका जो वायरस था वो कुछ इस तरह से था कि वो 2 गज तक ही मार कर पाता था। और अब ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस है ये कई गुना ज़्यादा 200 गज तक मार करने वाला वायरस रहा। इन दोनों के अगर तुलनात्मक चीज़ें देखते हैं तो ये दूसरी लहर जो है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक रही है, बहुत ही जानलेवा रही है। लेकिन सबका जो है ये पहला एक एक्सपोजर था। तो उस वक्त तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सूझबूझ थी कि उन्होंने पहले जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद जो है फिर जो लॉकडाउन का पीरियड लगा 24 मार्च से, और उसको जैसे जैसे खींचते गए तो पिछली बार जो था हमारी जो कैजुअलिटीज़ थी वो पूरे विश्व के मुकाबले हम बहुत सुरक्षित महसूस किया हमने। और उसका कारण एक ये भी था कि हाँ, हमारा भारत देश जो है युवाओं का देश है और इसके साथ ही जो बुजुर्गों की संख्या जो है उसका प्रतिशत हमारे देश में काफ़ी कम है अगर हम तुलना करते हैं स्पेन से, इटली से या अमेरिका से। और लेकिन ये जो लहर आई है जो लगभग मार्च आखिरी हफ्ते से शुरू होके और अब लगभग इसका खात्मा होने को आ गया है लगभग, ये लहर के बारे में तो जो है मतलब मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जितने भी महापंडित थे कोई भी नहीं इस चीज़ को बता पाया। और ये इतना ज़बरदस्त सुनामी आई है क्योंकि होशंगाबाद में नर्मदा अस्पताल है, वहाँ पे मैंने होशंगाबाद ज़िले में भी काम किया, मैं टीकाकरण प्रभारी था पार्टी की तरफ से। तो मैंने जो है शहरों में जैसे एक कुकुरमुत्ता उगता है, वैसे मैंने जब ये शहर गांव-गांव से ऐसे मरीजों को आते देखा तो उस वक्त वाकई मेरा दिल दहला था। और मैंने अपने मित्रों से कहा भी था कि ये हाहाकार मचाने वाला दृश्य होने वाला है।
पता नहीं क्यों ये शब्द मैंने यूज़ किया, और देखते देखते जो है, जो अप्रैल का माह पूरा जो है जिस तरीके से हम सब निकले हैं, और हमने इस 40-50 दिनों में अपने को खोया भी है जी। और हम लगभग सबसे बात करते हैं तो खोया है। लेकिन हाँ, ये चुनौती है, जीवन है, और जीवन में मैं चिकित्सा क्षेत्र से होने के नाते मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि अगली धड़कन और अगला श्वास भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जी। तो ये ईश्वर की कृपा हो, और आपकी अगली धड़कन और अगला श्वास, पिछला वक्त आपने कैसे बिताया है, अपने जीवन को जिया कैसे है, ये केवल उस पर निर्भर करता है कि आपका आने वाला क्षण जो है वो आपको जीवन देगा या आपसे जीवन लेगा। जी जी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं मनोज जी कि जीवन जीना, बेहतर तरीके से जीवन जीना, और हमारा भारतीय सनातन जो स्वास्थ्य चिंतन है वो इसी बात पे ध्यान देता है कि हमें जीवन जीना कैसे है। बिल्कुल आपने कहा डॉक्टर साहब कि जीवन जीना कैसे है, और हमें लगता है कि सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तब भी मन में आता है कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चूंकि आप मोटिवेशनल भी है, कई लोग आपके पास आते हैं, और एक डॉक्टर इस विधा का माहिर होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास लोग अपना जो दर्द होता है वो भी लेकर आते हैं, और कई दफा दर्द के बीच में भी दर्द निकल आते हैं क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। और खासकर जब ये कोविड के दौर में मुझे लगता है कई ऐसे लोगों से सामना भी हुआ होगा, जैसा आपने कहा कि मेरा मन भर आया देखकर, ये अपने आप में एक बड़ा लफ्ज है। तो क्या आपको लगता है कि जीवन जीने की कला वर्तमान कोविड ने बदल दी है? मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं मनोज जी कि इस कोविड के इस महाप्रलय काल की से निकल के जो लोग आए हैं, मतलब मैंने अपने आप को मैंने छिन्न भिन्न होते हुए देखा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आप इस बीमारी ने हमको जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि समर्थवान होते हुए भी हम कैसे असहाय हो जाते हैं। और ये दूसरी जो लहर की जो बीमारी है, इसने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है कि क्या हमें वाकई किसी आने वाली बीमारी के लिए हम केवल और केवल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करें, क्या हम दवाइयों पे ही डिपेंड करें, या हम इंजेक्शन्स वगैरह पे ही निर्भर रहें, या हम अल्टीमेटली है हम अपने शरीर को इस तरह से बनाएं कि ये वायरस और बैक्टीरिया जो है इनका हम पे मारक क्षमता ना हो। मैं ये आपसे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा बिल्कुल कि एक क्षण के लिए अगर हम सर्वे अगर करके देखते हैं कि पिछले साल बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कोरोना ने प्रभावित नहीं किया, उन्होंने टीके भी नहीं लगवाए, और इस लहर में भी जो है वो अछूते रहे जी। ऐसा नहीं था कि वो कहीं दूर जंगल में रह रहे हों, यहीं शहर में रह के भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम इस तरह का एक केस स्टडी करते हैं, मान लीजिए 1000-2000 लोगों पे, कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, उनका जीवन जीने की शैली कैसी है जी, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका खान पान कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी है, तो शायद हो सकता है कि हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीख सकें, कुछ टिप्स मिले हमको जीने की। और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि देखिए अल्टीमेटली शरीर है, और प्रकृति ने इस शरीर में जो हमें अवरोधक क्षमता दी है, हमें जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली जो प्रकृति ने हमको एक देन दे रखी है, जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ये हमारी संजीवनी शक्ति है, उसका पूरा का पूरा जो संबंध है वो हमारे जीने की कला से ही है। एक सर्केडियन रिदम करके एक शब्द आता है मनोज जी, सर्केडियन रिदम मतलब प्रकृति का एक साइकिल है जी। सूर्योदय कब होना है ये बिल्कुल निश्चित है, सूर्यास्त कब होना निश्चित है, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, ऋतुएं कैसे आएंगी, इसका ज्ञान का भंडार हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू जो विज्ञान है हमारा, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। हमारे पंचांगों में बिल्कुल लिखा हुआ है कि ऐसे 100 साल के बाद भी अगर कोई चंद्र ग्रहण आना है तो किस तिथि को आएगा। तो इतने सारे ज्ञान के भंडार के साथ अगर हम जीते आए हैं तो हमें ये बात बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए कि उसी में जो है, जो आयुर्वेदा जो है, मैं कहता हूँ आपको कि सर्केडियन रिदम, अगर हम प्रकृति के इस रिदम के साथ अपने आप को सिंक कर लें तो जीवन वाकई संगीतमय हो जाएगा। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है कि ऑर्केस्ट्रा में कई वाद्य यंत्र होते हैं, ऐसे ही इस प्रकृति में भी कई प्रकार के जीवित प्राणी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, कई चीजें हैं, और 5 तत्व भी बने हुए हैं। तो इस पंच तत्व का ही शरीर है, तो हम पंच तत्व के साथ, इस प्रकृति के नियम के साथ
हम अपने आप को ढाल लें, अगर हम सिंक कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल मनुष्य 100 वर्ष तक जिएगा, बिना किसी बीमारी के, बिल्कुल निरोगी काया के साथ जी सकता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया। लेकिन ये कैसे ढलेगा? आप चूंकि लगातार इस पर, आपके साथ दो चीजें जुड़ी डॉक्टर साहब, एक तो आप आयुर्वेद पर बात करते हैं और एलोपैथ तो ऑलरेडी आप हैं ही, डॉक्टर हैं ही, और एलोपैथ की डॉक्टर हैं, हालांकि कई तरह की विधाओं के आप मास्टर भी हैं। पर सवाल यही है कि इन दिनों एक नया विवाद भी चल रहा है, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, और आप कहते हैं कि जिसने आयुर्वेद को समझ लिया, जिसने इन तमाम तरह की चीजों को समझ लिया, तो ये है क्या? इसको कैसे समझा जाए? कोई विवाद नहीं चल रहा है, बिल्कुल मैं किसी बाबा की बात नहीं करूंगा। ये तो एक कंट्रोवर्सी और मार्केट खींचने का एक तरीका है जो आज की डेट में एलोपैथी पे बुराई करके जो है एक मीडियम में अपनी जगह बनाने का है। मैं बिल्कुल इसकी पक्ष में नहीं हूँ। ये बहुत ही हल्की सी स्तर की बातें होती हैं कि आप जो है हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं जीवन जीते हैं, हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम ट्यूमर निकालते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, कैटरेक्ट करते हैं, सारा का सारा जो है एलोपैथी से संभव है। लेकिन मैं आयुर्वेदा को भी नकार नहीं रहा, मैं होम्योपैथी को नहीं नकार रहा, मैं यूनानी चीज को भी नहीं नकार रहा। देखिए, अल्टीमेटली जैसे जैसे विज्ञान आगे तरक्की करता आया है, हम विज्ञान की भी बात करते हैं, कहाँ हम सबसे पहले जो है एक छोटा कण अणु को माना करते थे, परमाणु को माना करते थे। लेकिन विज्ञान और आगे बढ़ा तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो क्वांटम आ गया, यहाँ पे पूरा खेल सूक्ष्म और स्थूल का आ गया। ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है स्थूल में एक विशेष फ्रीक्वेंसी के बाद में। तो ये एक बड़ा डिबेट है, हम आने वाले और आपके एपिसोड्स में हम इस पे बारे बात करेंगे। लेकिन हाँ, जीवन जीने का तरीका देखिए, आयुर्वेद क्या सिखाता है मनोज जी? आयुर्वेद हमको सिखाता है, आयुर् मतलब लाइफ, वेद मतलब ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो जीवन से संबंधित है, ये रोग ज्ञान नहीं है। रोग ज्ञान जो है एलोपैथी है कि आप बीमार होएं और उसके बाद जो है एलोपैथी में जाएं आप। आयुर्वेदा बोलता है कि बीमारी क्यों होना, आप एक ऐसा जीवन जिए, ठीक है, हम बीमारी ना हो। तो लेकिन आयुर्वेदा का मतलब ये नहीं है, जड़ी बूटियों का मतलब नहीं है। आयुर्वेदा में जो है, मैं ये आपसे आपके माध्यम, आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, आयुर्वेदा का जो असली जो तत्व है वो तो हम जानते ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि हम भारतीय होने के नाते, हम भारतीय सनातन स्वास्थ्य चिंतन को बिल्कुल नहीं जानते, हम अछूते हैं। और हम इसको जो है किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि एलोपैथी यस तुरंत रिजल्ट देती है जी आज की डेट में, और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं। जब बीमारी होगी तो उसे निकालना ही पड़ेगा, अगर कहीं मवाद होगा तो उसे निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यह है कि हाँ, मवाद हो क्यों, तो अपने शरीर को इतना पहले से ही सौष्ठव बना के रखें कि बीमारियों का इसमें घर ना पाए। तो आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज है। आयुर्वेदा मतलब केवल और केवल ये जड़ी बूटियां बेचना, चूर्ण बना के बेचना, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदा है जीवन जीने का सही तरीका है, उसको हमको समझना पड़ेगा। उसके अनुसार जो है शरीर को डिफरेंट हिस्सों में बांटा जाता है। जो हमारे पंच तत्व हैं, हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को देखते हुए एक शरीर को कैटेगराइज किया जाता है कि ये वात, पित्त और पित्त, वात और कफ प्रधान शरीर, ये 3 गुण मानते हैं आयुर्वेदा में। तो ऐसा एक बड़ा सुंदर चित्रण है आयुर्वेदा में किया गया, और हमें लगता है कि जीवन जीने का तरीका, हमको जो प्रकृति के नियम है उसी को आयुर्वेद में भी बहुत सुंदर तरीके से उतारा जाता है कि सूर्योदय के साथ आप उठ जाएं कम से कम। आज का जो हमारा जीवन इतना मॉडर्न है, आधुनिक जीवन इतना दूषित प्रदूषित हो चुका है, हमारे आज के बच्चे वीडियो गेम से हटते नहीं है, टीवी के सामने हटते नहीं है। खान पीन का तरीका, ये नए नए जो फास्ट फूड के जो जॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, केवल जीभा के स्वाद के लिए जो है कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। हम अपना जो बेहतरीन आहार है उसको छोड़ के जो है हम मैदे से बनी हुई चीज़ें खाने लगते हैं आज की डेट में। सोने का नाम नहीं है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे टीवी चल रहा है। नए नए प्रकार के जो आजकल जो है ये चैनल्स आ गए हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे मतलब आपने अपने जीवन का तो सत्यानाश आपने खुद किया हुआ है। और सुबह अगर बात करते हैं तो बच्चे 10-11 बजे उठते हैं। जी। तो ये पूरा प्रकृति का नियम ही अगर गड़बड़ा रहा है तो आपका शरीर तो दूषित होगा ही होगा, और ऐसे में जो है कोई भी वायरस बहुत जल्दी घर करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान, जो भारत की अपनी एक पहचान रही, भारत की अपनी संस्कृति, भारत की अपनी परंपराएं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आयुर्वेद की आप बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में वेद भी छिपा है। फॉरेन यानी पाश्चात्य जो देश है वो हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो उन चीजों को मानने लगे। हम कहां जाकर पीछे हट जाते? जैसा आपने कहा कि लोगों की जीने की एक
शैली बदल गई। वो सुबह लेट उठना, देर से जागना और उस तरफ जाना जहां से अब जो विदेशी लोग हैं या फॉरेन के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ जा रहे हैं। इस रास्ते से निकला कैसे जाए, हम कैसे लौटे अपनी तरफ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मनोज जी, इस बात पे मुझे जो है हमारे विवेकानंद जी, उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि भौतिक सुख, भौतिकवादी मेटीरियलिस्टिक जिंदगी, जो इंद्रिय जनित सुखों के पीछे भागने का जो एक दस्तूर है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एक ज़माना था सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश है, और ये बिल्कुल सत्य है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। हम कभी विश्व गुरु थे अध्यात्म में। वो जो काल था, वो जो अवधि थी, उसके बाद फिर बीच में एक ऐसा समय आया जब आक्रांता आए, उन्होंने आके हमारी सभ्यता को, हमारे सनातन संस्कारों को कुचला, रौंदा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। अब इसमें हम किसी और दिन बात करते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने आके जब हमारे भारतीय सिद्धांतों को, भारतीय मूलों को देखा, तो वो ये समझ गए थे कि इस देश पे राज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश की जो विद्या है, इस देश के संस्कार जो हैं इतने मजबूत हैं कि इन पे कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने सबसे पहले जो है हमारा जो गुरुकुल थे हमारे शिक्षा लेने के जो तौर तरीके थे, उनको उन्होंने बिगाड़ा, और अल्टीमेटली उन्होंने बना के क्या दिया। मतलब आज मैं एक साधारण ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे हमारे पिताजी जो है भिलाई में एक नौकरी किया करते थे, और एक माँ बाप का सपना देखिए, जो है जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, 30 दिन के बाद उनको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से फिर एक बजट बनता है। वो माता पिता बच्चे से चाहते क्या हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ जाए, बेहतरीन पढ़ जाए। देखिए मानसिकता कैसे बन गई, अच्छा पढ़ जाएगा, अच्छा पढ़ने से क्या होगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी से क्या होगा, सब जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, पेंशन मिल जाएगी। ऐसी एक छोटी सी टनल शेप सोच के साथ में एक बच्चे का जो है व्यक्तित्व जो निखरना चाहिए, वो तो निखर ही नहीं पाता, नहीं निखर पाता। जी। ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जो सपने हैं, एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमने जो है विश्व में अपने पैर पसारने शुरू किए, और आज जो है हम किसी भी जगह चले जाएं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो फेसबुक हो, वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो हमारे हिंदुस्तान के हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हिंदुस्तान के हैं। तो धीरे धीरे हमारा देश जो है ये बाय जेनेटिकली, बाय डिफॉल्ट जो है, हमारा जो जम्बू द्वीप जो है, इसमें कुछ इस तरह का डीएनए है ही है कि हम जो है उत्कृष्ट हैं ही, हम उत्कृष्ट हैं ही संसार में। लेकिन सवाल उठता है कि डस्ट जम गई है, उस डस्ट को हटाना है, उस धूल को हटाना है जो आक्रांताओं ने, जो मुगल्स आए उन्होंने, उसके बाद जो अंग्रेज आए उन्होंने जो हमारे देश को जो कुचला है, हमको फिर से जगना है, हमको उठना है, हमको फिर से अपने ओरिजिनल सनातन धर्म से जुड़ना है। ये बीच की जो हिस्ट्री है जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आज वो वक्त है कि हम फिर से खोजें उस चीजों को, खोद खोद के निकालें कि ये अपभ्रंश, ये गलत तरीके से पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चों को जो है सही दिशा, सही ज्ञान मिलना चाहिए, और ये चीजें आ रही हैं, अब ये चीजें आ रही हैं, और धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपने भारतीय सनातन सिद्धांतों के साथ जुड़ेंगे, अब देखिएगा फिर से हमारा देश जो है एक डॉक्टर साहब, आप ये सब बातें कैसे कर लेते हैं? आप एक डॉक्टर, मतलब मेरा मकसद आपसे नहीं है, एक वो जहां डॉक्टर की बात होती है तो वो इस दुनिया को समझता है, कॉलेज पढ़कर आप निकले, पूरा जीवन आपका, तो क्या शुरुआत से ही आपने इस जीवन को इस तरह से कि आयुर्वेद की तरफ डाल दिया, हिंदुस्तान को आप समझ रहे हैं, लेकिन लोग इस विधा से अलग होते जा रहे हैं, आपने दोनों विधा को अपना लिया, इसमें क्या पारिवारिक संस्कार ही काम आते हैं? मैं ये बात कहने वाला था मनोज भाई कि मैं जब 6वीं क्लास में था, हमारे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी जो है वो धार्मिक विचारों के रहे हैं, तो मेरे को गुरु मंत्र मेरी माँ ने दिया। तो बैठता था मैं माँ के साथ में, और माँ ने जो मुझे मंत्र दिया आज भी जो है वो ही मेरा मंत्र है। और मैं मेडिटेशन मेरी माँ ने सिखाया मुझे, ध्यान मेरी माँ ने सिखाया। लेकिन यहाँ जो बात चल रही थी हमारी जो है, विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जब तक जो है भौतिक सुखों से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम भौतिकवाद को छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम इस मेटीरियलिस्टिक जिंदगी को भोग नहीं लेंगे, तब तक जो है हमारी अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई। बहिर्मुखी यात्रा जो इंद्रियो जनित सुख हैं,
इनको पूरी तरह से भोग लेने के बाद ही आदमी जो है वो अंतर यात्रा प्रारंभ करता है। आपने जैसा बोला है कि पाश्चात्य देश जो है वो पूर्वी सभ्यता को देख रहे हैं, जो हम जो है वो पाश्चात्य को देख रहे हैं। तो ये तो वृत्त तो पूरा होगा और एक ना एक दिन जरूर आएगा जब जो है हम उस प्रसन्नता की ओर अग्रसर होंगे जिसका कोई कारण नहीं है, जिसको हम समाधि बोलते हैं, जिसको तुरीय स्टेज कहा जाता है, कि साधन आधारित कोई भी सुख जो है वो अल्पकालिक होता है, वो कभी ना कभी दुख का कारण भी बनता है। और हम थोड़ा सा अपने जीवन में जब आध्यात्मिकता को प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप जो है अपनी इस पूर्वी संस्कृति की तरफ आने लगते हैं। और यही वेस्टर्न कल्चर डेवलप कर रहा है। आपने दो तरह की चीजें कही डॉक्टर साहब। एक तो ये कि पूरा जीवन जो है वो एक म्यूजिक की तरह है, मतलब जीवन में जितना संगीत भर जाए, मतलब प्रसन्नता, खुश मिजाज, ये सब आपके जीवन में जाए। दूसरा आपने कहा इंद्रिय सुख, ये एक बड़ा विवाद का विषय भी हो सकता है, क्योंकि जब हम इस तरफ जाते हैं तो फिर दूसरे देशों की तरफ झांकने लगते हैं, हिंदुस्तान की अपनी। तो क्या दोनों के बीच में ये जो मतभेद जो पैदा हो गया, जिसको लोग अलग अलग तरीके से ले लेते, इसको यदि हम विभक्त करें और इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? इसको इस तरह से समझा जाएगा मनोज भाई कि हम मृत्यु लोक पे रहते हैं। हमारे इस ग्रह को हमारे भारतीय वेदों में मृत्यु लोक कहा गया है। मृत्यु लोक का मतलब वो मृत्यु की बात नहीं कर रहा जो डेथ की बात करते हैं। मृत्यु का मतलब होता है धीरे धीरे विनाश होना, तम की तरफ जाना। और वैसे ही इस पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है उसका नियम ही ये है कि नीचे आना बहुत आसान है, ऊपर जाने के लिए शक्ति लगती है। तो सत, रज और तम, इस त्रिगुणी सृष्टि को अगर हम देखते हैं तो तामसी प्रवृत्तियों के लिए हमको बहुत आसानी से जा सकता है जी। बिगाड़ तो बहुत जल्दी आता है। जब एक बच्चा जो है घर से बाहर निकलता है, हॉस्टल की लाइफ जाता है और एक संगत में पड़ता है तो उसे नीचे जाने में बहुत आसानी से जाता है, क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं। वो धीरे धीरे जो है आपके व्यक्तित्व को क्षय करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट में, उस फ्लो के अगेंस्ट में चढ़ने वाला ही तो शेर कहलाता है। देखिए, नीचे किसी पहाड़ में नीचे बहुत आसानी से आ जा सकता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए हर कदम पे हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो जोर लगता है, मुश्किलें आती हैं, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन हर कदम के साथ में आपका होराइजन, आपका जो दृष्टि, आपका आसमान बदलता है। तो जो आप कहते हैं कि यस, मन, बुद्धि और विवेक, हम इनके सहारे जो आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आके मैं बहुत आसानी से कहना चाहूँगा कि योग का अर्थ, हम जब आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो वहाँ पे योग का बहुत बड़ा महत्व आ जाता है। और हम जब योग की बात करते हैं तो ये योग केवल रामदेव बाबा वाला योग नहीं है कि हमने आसन कर लिए। ये योग वो है जो वाकई हमको उस व्यक्ति से जोड़ता है जो व्यक्ति ईश्वर ने जिसकी रचना करी थी। ठीक है, उस परमात्मा के अंश से निकली हुई आत्मा जो उसी का एक रूप है, हम उसकी तरफ जाने की जो कोशिश करते हैं उसी को योग कहा जाता है। और उस योग के जो सिद्धांत हैं वो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत आसानी से पारित किए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तो एक हैंडबुक है, एक कुंजी है। आपका सत्संग का क्या मतलब होता है? चार दोस्त जब बैठते हैं तो मजा तो आता है ना, चार दोस्त जब बैठते हैं, गपशप मारते हैं, इसी को तो सत्संग बोलते हैं। वहीं अगर अच्छी बातें हुई, जीवन का आने वाला कल आज से कैसे बेहतर हो, इसी को सत्संग कहते हैं। और वही आपने जो है उस मस्ती के साथ जो है आपने अगर कुछ भी पॉजिटिव बात नहीं की तो वो तामसी प्रवृत्ति के आधारित, मतलब आपका यह है कि यदि जीवन को जीना है तो सकारात्मक भाव आपको रखना हो। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव सोच के साथ में। और केवल आप मानव हैं, आप पशु नहीं हैं। पशु का बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाला कल एक जैसा होता है। यदि आपके साथ भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है, यदि आप कभी अपने आप को एनालाइज करें, सोने से पहले जो है 1 सेकंड के लिए एनालाइज करें कि मेरा कल और आज इसमें कुछ फर्क था, अगर नहीं था तो ये पशु तुल्य जीवन आपने जिया। जी जी जी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जीवन जो है सकारात्मक होना चाहिए। भले डिक्शनरी का एक शब्द याद कर लें, किसी के जीवन में एक मुस्कान लेके आए, कुछ भी ऐसा काम करें जिसमें आपका हित ना हो, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ योगदान करें। आप देखेंगे कि जो दिव्यता है, जो सबका मालिक है वो जरूर देखता है। वो तो बर्ड्स आई व्यू से देखता है, उसके ड्रोन के कैमरे सब जगह चलते रहते हैं। वो कब आपको देके जाएगा आपको पता नहीं चलता,
लेकिन हाँ, जीवन में जी। किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि सेवा ही ईश्वरीय भक्ति है। चलिए, तो यही जीना इसी का नाम है। यदि आप अपने लिए जी रहे हैं तो फिर क्या, जीना है तो दूसरों के लिए भी जीना सीख लीजिए। और जिस दिन आपने अपने जीवन को समझ लिया, जिस दिन आपने हिंदुस्तान की परंपरा को समझ लिया, संस्कृति को समझ लिया, हमें लगता है जीना आपका आसान हो जाएगा। जीवन है, ये चलता रहेगा, कभी उतार कभी चढ़ाव, लेकिन हम भी आपके साथ चलता रहेंगे। इसलिए कि डॉक्टर साहब आज भी मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेंगे। पर आप समझिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा कि जीवन को कैसे जिया जाता है, एक व्यक्ति कहां से निकलकर कहां पहुंच जाता है, उसके पीछे क्या वजह होती है, उसके पीछे क्या खुद की जीवन शैली होती है। तो यही हमारा प्रयास है, जीना इसी का नाम है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई बात, नई चर्चा के साथ, और जो आपके जीवन में काम आएगी। तो जुड़े रहिएगा IND 24 के साथ। नमस्कार।